आज हम देखेंगे सबकी पसंदीदा सीरीज कॉन्जूरिंग यूनिवर्स के लास्ट पार्ट को, कॉन्जूरिंग लास्ट राइट्स। हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अल्टीमेट मूवी एक्सप्लेनर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ये पूरी मूवी एक रियल लाइफ हॉन्टिंग केस पर बेस्ड है जो इतना ज्यादा टेरिफाइंग था कि एक्चुअल इन्वेस्टिगेटर्स भी शॉक हो गए थे। द स्मल हॉन्टिंग 1980s में पेंसिल्वेनिया में द स्मल फैमिली अपने घर में सेटल हुई थी, लेकिन कुछ टाइम बाद ही उनका घर बन गया एक हॉन्टेड हाउस। उन्हें पूरे टाइम कुछ अलग सी फीलिंग रहती थी। उन्होंने क्लेम किया कि वहाँ पर एक वायलेंट डीमन रहता है जो उन्हें पूरे टाइम टॉर्चर किया करता था। कुछ वक्त बाद सिचुएशन इतनी हॉरिफाइंग हो गई कि उन्होंने आखिर मदद मांगी एड और लॉरेन वॉरेन से। और इसी सच्ची घटना पर आधारित हॉन्टिंग चैप्टर को हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। असल में ये पूरी कहानी 1986 की है, लेकिन मूवी की शुरुआत होती है 1964 से, यानी 1986 के 22 साल पहले। और ये वो समय है जब एड और लॉरेन वॉरेन ने अपने एग्जोर्सिज्म करियर में पहली बार कदम रखा था। वही हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो अपनी बेटी विक्टोरिया के साथ रहता था, जिसका एक एंटीक चीजों का शॉप भी था। और वही एड और लॉरेन वॉरेन अपने पहले केस के चलते उस एंटीक शॉप में आते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात विक्टोरिया से होती है। विक्टोरिया उन्हें बताती है कि उसके पिता को ऐसा फील होता है मानो स्टोर में कोई उन पर नजर रखे हुए है, और इसी डर के चलते उन्होंने इसी शॉप में खुद को लटकाकर सुसाइड कर लिया। जिसके बाद से मुझे भी इस शॉप में किसी के प्रेजेंस का एहसास होने लगा। विक्टोरिया के बातों को सुनने के बाद एड और लॉरेन अपनी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत बेसमेंट से करते हैं, जहाँ असल में एक स्टोर रूम था। और इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत भी यहाँ से इसीलिए की गई थी क्योंकि विक्टोरिया के हिसाब से उसे स्टोर रूम से ही आवाजें आती थी। स्टोर रूम में आकर लॉरेन वहाँ एक मिरर को पाती है, जिसे देख उसे एहसास होता है कि ये कोई आम मिरर नहीं है। और जैसे ही लॉरेन उस मिरर को छूती है, उसे पता लगता है कि ये मिरर किसी शैतानी स्पिरिट से शापित है। कि तभी उस मिरर में क्रैक आ जाता है और उसे अपने फ्यूचर के कुछ विजन्स आने लगते हैं। साथ ही उसके पेट में तेज दर्द शुरू हो जाता है। अब ऐसा क्या और क्यों हुआ कि लॉरेन को उसके फ्यूचर के विजन्स दिखने लगे, उसके पेट में दर्द होने लगा। असल में लॉरेन प्रेग्नेंट है और उसके पेट में दर्द होने की वजह यही थी। उस मिरर में मौजूद स्पिरिट ने लॉरेन के पेट में पल रहे बच्चे को मार्क कर लिया ताकि आने वाले समय में वो उस बच्चे के अंदर पनाह ले सके। अब इधर लॉरेन की चीख सुनने के बाद एड फौरन स्टोर रूम आकर लॉरेन को हॉस्पिटल ले आता है, लेकिन डिलीवरी के बाद उन्हें पता लगता है कि उन्हें बेटी हुई है पर वो मरी हुई पैदा हुई है। ये सब जानकर एड और लॉरेन पूरी तरह टूट जाते हैं, लेकिन लॉरेन गॉड से प्रे करना जारी रखती है। जिसके बाद अचानक से उसकी बच्ची सांस लेने लगती है। एड और लॉरेन को लगता है कि शायद ये चमत्कार भगवान ने ही किया है। अब वो दोनों खुश होकर अपनी बेटी को लेकर घर आते हैं। यही हम जान पाते हैं कि उन्होंने अपनी बच्ची का नाम जूडी रखा है, और जूडी के आने से उन्होंने अपने पहले केस को वही ड्रॉप कर दिया था, इस डर से कि कहीं उस केस की वजह से उसकी फैमिली या जूडी पर कोई खतरा ना आए। अब धीरे धीरे समय बीतने लगता है और जूडी बड़ी हो जाती है। साथ ही अब एड और लॉरेन अपने एक्सोर्सिज्म के करियर में काफी आगे बढ़ चुके थे। उन्होंने लगभग 1000 से भी ज्यादा केसेस सॉल्व कर लिए थे। और इसी तरह अब सन 1986 आता है, यानी इस मूवी में दिखाया गया वक्त। यही हम पेंसिल्वेनिया में रहने वाले स्मॉल फैमिली को देख पाते हैं, जैक और जेनेट। जैक के पेरेंट्स मैरी और जॉन, और जेनेट और जैक की 4 बच्चियां डॉन, हेदर और ट्विंस कैरेन और शैनन। जिस दिन ये पूरी फैमिली अपने नए घर में शिफ्ट होती है, उसी दिन हेदर की कंफर्मेशन सेरेमनी थी। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि कंफर्मेशन सेरेमनी एक क्रिश्चियन रिचुअल है जिसमें बैप्टाइज लिया हुआ व्यक्ति पवित्र आत्मा का आशीर्वाद पाता है। और बैप्टाइज व्यक्ति वो होता है जिसने एक धार्मिक संस्कार प्राप्त किया हो। और इस रिचुअल का मकसद उस व्यक्ति के विश्वास को मजबूत करना और उसे क्रिश्चियन कम्युनिटी का पूरा सदस्य बनाना है। इस सेरेमनी के दौरान हेदर के दादू यानी जॉन उसे एक एंटीक मिरर गिफ्ट करते हैं, और ये मिरर कोई और नहीं बल्कि वही शापित मिरर थी, क्योंकि उस मिरर पर वही क्रैक था जो लॉरेन के छूते ही पड़ा था। तभी हम कुछ अजीब देखते हैं। केक पर लगे कैंडल्स को हेदर बुझाने से पहले ही कैंडल्स अपने आप ही बुझ जाती है, जैसे उसके पहले किसी ने उन कैंडल्स को फूंक मारी हो। कि अचानक सीलिंग का एक बड़ा सा स्लैब टूटकर नीचे गिर जाता है।
जिस वजह से हैदर को थोड़ी चोट भी आती है। उस मिरर के घर में आते ही उस स्पिरिट ने उन्हें इशारा देना शुरू कर दिया था कि वो सब अब खतरे से घिरे हुए हैं, जिसके बाद हमें स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि ये सब एक सच्ची घटना पर आधारित है। यहाँ तक कि ये केस एड और लॉरेन के करियर का सबसे खतरनाक केस है। ऐसा क्यों, ये आपको धीरे धीरे कहानी में आगे पता चलेगा। फिलहाल तो स्मॉल फैमिली पिछली रात हुए हादसे को भुलाकर अपनी जिंदगी नॉर्मल तरीके से जीना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसके बाद से ही वो स्पिरिट स्मॉल फैमिली को हर वक्त अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने लगती है। जैसे कि जब एक दिन जेनेट किसी से फोन पर बात कर रही थी, तभी कोई फोन की वायर को खींचने लगता है। दूसरा किस्सा होता है जेनेट के ट्विंस बेटियों के साथ, कैरिन और शैनन के साथ। जब वो अपनी डॉल के साथ रूम में खेल रही थी, तभी अचानक उनकी डॉल हवा में उड़ने लगती है और उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनके साथ यहाँ कोई और भी है। जिसके तुरंत बाद ही वो दोनों पाती है कि उनके ठीक सामने एक बूढ़ी औरत की स्पिरिट है, जिसने उनकी डॉल को पकड़ा हुआ है। ये देख डर के मारे वो दोनों वहाँ से भाग जाती है। हालांकि इन सब के बाद भी ये सारी पैरानॉर्मल चीजें उनके साथ लगातार हुई जा रही थी और अब पूरी स्मॉल फैमिली को ये एहसास हो चुका था कि उनके घर में जरूर कोई इविल पावर मौजूद है। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात ये होती है कि ये स्पिरिट्स इस फैमिली को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते, बस उन्हें डरा कर रखते हैं। असल में ये सारी कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो जल्दी आपको पता चलेगी। इसके बाद हम वॉरेन फैमिली को देखते हैं, जहाँ जोडी अब 22 साल की हो चुकी है और वो एक टॉमी नाम के लड़के को डेट कर रही है। असल में आज एड का बर्थडे था, जिस मौके पर काफी सारे लोग उसे विश करने आए थे, साथ ही फादर गॉर्डन भी, जो पहले से एड और लॉरेन के काफी करीब है। इसके बाद हम जूडी को उसके रूम में देखते हैं, जो अपने पुराने फोटोज को देख उन मेमोरीज को याद कर रही थी। असल में बचपन में वो अपने साइकिक विजन्स को लेकर काफी सेंसिटिव होती थी और इसी कारण उसे वह एनाबेल डॉल दिखने लगती है। ये देख जूडी डर के मारे पैनिक करने लगती है। तभी टोनी वहाँ आकर उसे संभालता है। अब इसके बाद टोनी जूडी को उसके पूरे फैमिली के सामने प्रपोज करता है और जूडी भी उसे हाँ बोल देती है, जिससे पूरी फैमिली काफी खुश थी। दूसरी तरफ हमें पता लगता है कि फादर गॉर्डन एड और लॉरेन से एक काफी गंभीर विषय पर बात करने आए थे, इसलिए सेलिब्रेशन खत्म होने के बाद वो एड और लॉरेन से बात करते हैं और उन्हें स्मॉल फैमिली के बारे में बताते हैं। फादर गॉर्डन उनसे कहते हैं कि तुम्हें वहाँ जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। अब इस बात के लिए एड तो राजी हो जाता है, लेकिन लॉरेन इस बात के लिए राजी नहीं होती। लॉरेन फादर गॉर्डन से कहती है कि एड के हार्ट कंडीशन की वजह से हमने इन्वेस्टिगेशन से कब की रिटायरमेंट ले ली है। वॉरेन से फादर गॉर्डन को हाँ में जवाब नहीं मिलता, इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है स्मॉल फैमिली पर, जहाँ कोई स्पिरिट देर रात जैक के पास आकर उसे मारने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ जैक की बड़ी बेटी हैदर अपने रूम में बैठकर कंफर्मेशन सेरेमनी वाली वीडियो देख रही थी। उस वीडियो को देख आखिरकार हैदर समझ जाती है कि आखिर कैसे उसके फूंक मारे बिना कैंडल्स बुझ गई थी। असल में केक कट करते वक्त उसके बगल में एक स्पिरिट थी, जिसने उन कैंडल्स को बुझाया था कि तभी वही स्पिरिट हैदर के कमरे में उसके सामने आ जाती है, जो असल में एक आदमी था जिसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। उस भयानक चेहरे को देख हैदर चिल्लाने लगती है, जिसकी चीख से जेनेट भी जाग जाती है, जो अपने सामने जैक को देखती है, जिसे कोई हवा में उठाकर उसे मारने की कोशिश कर रहा था। जेनेट फौरन पहले जैक को बचाती है, जिसके बाद पूरी फैमिली हैदर को देखने उसके कमरे में आती है, लेकिन तब तक उस आदमी की स्पिरिट वहाँ से जा चुकी थी। ये सारी पैरानॉर्मल चीजें अब कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी थी, इसलिए अगली सुबह जैक और जेनेट मीडिया को बुलाकर उनके साथ होने वाली सारी चीजें बताते हैं। दूसरी तरफ अब एड और लॉरेन ने जूडी और टोनी की शादी फिक्स कर दी थी। जहाँ शादी की शॉपिंग करते वक्त जब जूडी ड्रेस ट्राई करने ट्रायल रूम में आती है, तब उसे वही बूढ़ी औरत की स्पिरिट दिखती है, जो स्मल्स फैमिली के घर पर थी। इससे हम एक बात तो जान पाते हैं कि स्मॉल फैमिली के घर में जो स्पिरिट्स है वो कहीं ना कहीं वॉरेन फैमिली से कनेक्टेड है। फिलहाल तो जूडी को फिर से साइकिक विजन्स आने लगते हैं, जैसे वो आईने में खुद को देखती है और वो खुद ही का गला दबाने लगती है कि तभी लॉरेन वहाँ आकर जूडी को संभालने की कोशिश करती है। इस वक्त लॉरेन को उसकी फैमिली की काफी चिंता हो रही थी, क्योंकि अचानक ये सब होना काफी अजीब बात थी। दूसरी तरफ जैक और जेनेट ने मीडिया को बुलाने की वजह से फादर गॉर्डन उनकी मदद करने के लिए फौरन पहुंच जाते हैं, लेकिन वो जानते थे कि जो स्पिरिट्स इस घर में है वो कोई मामूली एंटिटीज नहीं है और ना ही वो अकेले स्मॉल फैमिली की मदद कर सकता है। इसलिए फादर गॉर्डन बिशप की हेल्प लेने उनके पास आते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ बिशप नहीं मिलते। फादर गॉर्डन वहाँ बिशप का इंतजार कर ही रहे थे कि तभी वहाँ एक डीमन आकर उन पर हमला कर देता है और उनको सुसाइड करने पर मजबूर करता है। अगले दिन
लेकिन फादर गॉर्डन के फ्यूनरल पर पूरी वॉरेन फैमिली आती है। जहाँ जब जूडी फादर गॉर्डन के ग्रेव को छूती है तो उसे विजन आता है कि फादर गॉर्डन स्मल्स हॉन्टिंग को इन्वेस्टिगेट करते समय मारे गए हैं। साथ ही उसे उस डीमन के बारे में भी पता चलता है इसने फादर गॉर्डन को मारा है। इसलिए जूडी चुपचाप एड और लॉरेन को बिना बताए इन्वेस्टिगेट करने पेंसिल्वेनिया चली आती है। वही लॉरेन को भी विजन आता है जहाँ वो उसे जूडी के बारे में वार्न कर रहा था। इस चिंता में जब एड और लॉरेन को जूडी कहीं भी नहीं मिलती तभी टोनी वहाँ आकर उन्हें बताता है कि जूडी पेंसिल्वेनिया गई है स्मल्स फैमिली के घर पर। इस बात को जानकर एड, लॉरेन और टोनी तीनों जूडी की तलाश में पेंसिल्वेनिया स्मल्स फैमिली के घर आते हैं। जैक और जेनेट को लगता है कि शायद एड और लॉरेन यहाँ उनकी मदद के लिए आए हैं, लेकिन वो बस बिना कुछ कहे जूडी को लेकर यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन जूडी जाने से साफ मना कर देती है। वो अपने पेरेंट्स से कहती है कि आप सबकी मदद करते हो, आज इस फैमिली को आपकी मदद की जरूरत है। फादर गॉर्डन भी इनकी मदद करना चाहते थे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बीच ही उनकी मौत हो गई। फादर गॉर्डन के मौत की वजह जानकर अब एड और लॉरेन स्मल्स फैमिली की मदद करने के लिए मान जाते हैं। जिसके बाद जूडी टोनी को बताती है कि मैंने जब फादर गॉर्डन की ग्रेव को छुआ था तब मुझे उस डीमन के बारे में भी पता चला और ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे बुला रहा हो और यहाँ रोकना चाहता हो। और शायद घर में मौजूद स्पिरिट्स का मकसद ही यही था कि वो स्मल्स फैमिली को इतना डराए कि वॉरेन फैमिली यहाँ आने के लिए मजबूर हो जाए। और इसीलिए वो स्पिरिट सिर्फ और सिर्फ स्मल्स फैमिली के मेंबर्स को डरा रही थी, ना कि उन्हें मारना चाहती थी। यही अब हम लॉरेन को देखते हैं जो अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो उस घर में हर तरफ निगेटिव एनर्जी को महसूस करने लगती है। उस एनर्जी को फॉलो करते हुए लॉरेन घर के बेसमेंट में आती है। जैसे ही वो बेसमेंट में कदम रखती है उसे अपने सामने कुछ विजन्स आने लगते हैं, जिससे लॉरेन को पता चल जाता है कि आखिर इस घर में किन लोगों की स्पिरिट्स है। अब लॉरेन ऊपर आकर एड को सारी बात बताती है कि कई साल पहले इस घर में एक आदमी, उसकी पत्नी और उस आदमी की बूढ़ी माँ रहा करते थे। वो आदमी अपनी पत्नी पर काफी जुल्म किया करता था, जिससे तंग आकर उस आदमी की वाइफ का किसी और से अफेयर हो गया। पर जब इस बात का पता उसके पति को चला तो गुस्से में उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई। डर के मारे उस आदमी की पत्नी बेसमेंट में भागी जहाँ उस आदमी की बूढ़ी माँ भी थी। लेकिन गुस्से में पागल उस आदमी ने उसके पत्नी के साथ अपनी बूढ़ी माँ को भी बड़ी बेरहमी से मार दिया और बाद में जाकर उस आदमी की भी मौत हो गई। और तभी से उन तीनों की स्पिरिट्स इसी घर में भटक रही है। इन सारी बातों को सुनकर एड लॉरेन से कहता है कि आत्माओं से लड़ना हमारा पेशा है, ये तीन स्पिरिट्स हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। जिस पर लॉरेन एड को बताती है कि इन तीन स्पिरिट्स के अलावा यहाँ कोई और भी है, एक ऐसा पावरफुल डीमन जिसे मैं देख नहीं पा रही, और वही डीमन इन तीनों स्पिरिट्स को कंट्रोल में रख के स्मल्स फैमिली को डरा रहा है। इन्हें सारी बातें तो समझ आ जाती है सिवाय एक बात के कि अब तक उस शैतान ने स्मल्स फैमिली में से किसी को पजेस क्यों नहीं किया। असल में एड और लॉरेन के लिए ये बात अजीब इसलिए थी क्योंकि जब भी कोई बुरी स्पिरिट सामने आती है तब वो किसी इंसान को पजेस करके ही सामने आती है। दूसरी तरफ घर में जूडी को ऊपर वाले कमरे से उसकी मॉम लॉरेन की आवाज आती है, जबकि लॉरेन तो इस वक्त एड के साथ बाहर थी। जूडी जैसे ही ऊपर वाले कमरे में आती है तो वो अपने सामने मिरर को देखती है जिसके अंदर वो डीमन है। जूडी जैसे ही मिरर को टच करती है वहाँ उसे रोशनी में मिस में लिखा हुआ दिखता है, जिसे देख वो अचानक एनाबेल का नाम लेती है। दोस्तों, अगर आपने एनाबेल मूवी देखी हो तो उसमें मिस मी ये वर्ड सिर्फ एनाबेल लिखा करती थी। फिलहाल तो डर के मारे जूडी वहाँ से भाग जाती है, लेकिन दूसरे कमरे में उसे एनाबेल डॉल दिखती है और देखते ही देखते एनाबेल डॉल साइज में बड़ी होकर जूडी की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन जूडी डर के मारे वहाँ से भाग जाती है, लेकिन भागते वक्त जूडी सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ एड और लॉरेन आकर उसे संभालते हैं। जूडी उन्हें सारी बात बता देती है, जिसके बाद एड और लॉरेन ऊपर आते हैं। ऊपर आकर वो अपने सामने उसी शापित मिरर को देख समझ जाते हैं कि ये वही मिरर है जो इनके पहले केस से जुड़ी हुई थी। उस मिरर को देख लॉरेन समझ जाती है कि जो डीमन तीनों स्पिरिट्स को कंट्रोल कर रहा है वो इसी मिरर के अंदर का डीमन है। लॉरेन को पता था कि पहली बार छूने पर उसने मिरर के अंदर मौजूद डीमन को महसूस किया था, लेकिन इस बार जब वो उस मिरर को टच करती है तो उसमें ऐसा कोई डीमन था ही नहीं। लॉरेन को ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होता। इधर एड भी समझ चुका था कि इस घर में जो कुछ हो रहा है सारी फसाद की जड़ ये मिरर ही है, तो हमें कैसे भी करके आज रात इस मिरर को मेरे म्यूजियम में रखना होगा जहाँ वो इस डीमन को आसानी से कैद कर सकता था। इसलिए जैक और टॉमी एड की उस मिरर को म्यूजियम में रखने के लिए मदद करते हैं। ये काम शुरू करने से पहले एड उन्हें 4 चीजों का खास ध्यान रखने के लिए कहता है। पहली कि उन्हें
उन्होंने इस मिरर को बिना ग्लव्स पहने नहीं छूना है। दूसरी कि उन्हें आज की ही रात में ये काम पूरा करना होगा। तीसरी कि कोई भी मिरर में नहीं देखेगा। और चौथी और आखिरी बात, जब तक वो म्यूजियम नहीं पहुंचते उन्हें मिरर को ढके रखना है। लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वो लोग उस मिरर को वहाँ से नहीं ले जा पाते। दूसरी तरफ लॉरेन जूडी को ढूंढते हुए एक कमरे में आती है जहाँ जूडी चुपचाप एक कोने में बैठी हुई थी। जूडी का चेहरा देख लॉरेन समझ जाती है कि जूडी उस डीमन द्वारा पजेस हो चुकी है। इसलिए लॉरेन को उस मिरर को छूने पर अंदर उसे डीमन नहीं मिला था, क्योंकि डीमन ने तो जूडी के अंदर पनाह ले ली थी। और यही से लॉरेन के साथ हमें भी एक और बात पता चलती है कि क्यों अब तक उस डीमन ने किसी को पजेस नहीं किया था, क्योंकि जब जूडी लॉरेन के पेट में थी तभी उस डीमन ने जूडी के शरीर को चुन लिया था और इतने सालों से वो जूडी के शरीर का ही इंतजार कर रहा था। यहाँ वो डीमन अपनी खौफनाक आवाज में लॉरेन से कहता है कि काफी वक्त से मैं जूडी का यहाँ इंतजार कर रहा हूँ और अब मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। ये कहकर जूडी लॉरेन पर हमला करके सारे घर वालों के सामने आती है। एड वहाँ आकर जब अपनी बेटी को इस हालत में देखता है तो वो जूडी का हौसला बढ़ाते हुए उसे उस डीमन से फाइट करने के लिए कहता है। लेकिन पजेस जूडी के हमले से एड को कार्डियक अटैक आ जाता है। घर के बाहर टॉमी अंदर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सारे दरवाजे खिड़कियां बंद थी। लेकिन किसी तरह वो घर के अंदर आता है। अंदर वो देखता है कि बेसमेंट में कुल्हाड़ी वाले आदमी की स्पिरिट लॉरेन को मारने वाली थी, लेकिन सही वक्त पर वो लॉरेन को बचा लेता है। दूसरी तरफ अब एड को भी थोड़ा ठीक लग रहा था। वो जेनेट से कहता है कि अपनी पूरी फैमिली को लेकर घर से बाहर चली जाओ, जिसके बाद पूरी फैमिली घर से बाहर आ जाती है। अब घर में सिर्फ लॉरेन, एड, टॉमी और पजेस जूडी थी। इधर लॉरेन एड को बताती है कि जिसने जूडी को पजेस किया है वो हमारे पीछे कई सालों से पड़ा है। ये सुनकर एड अपनी बाइबल मंगवाता है और लॉरेन के साथ जूडी पर एक्सोर्सिज्म करने एटिक में आता है, जहाँ वो देखते हैं कि जूडी ने एटिक में खुद को लटकाया हुआ है। एड फौरन जूडी को नीचे उतारता है कि तभी वो डीमन जूडी के शरीर से निकलकर फिर से मिरर में चला जाता है। इस वक्त उस डीमन की शक्तियाँ काफी बढ़ चुकी थी, लेकिन एड बिना डरे एक्सोर्सिज्म जारी रखता है। एक्सोर्सिज्म के बीच उन्हें कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है, यहाँ तक कि एड की बाइबल में भी आग लग जाती है। लेकिन एड बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ता, जिसके बाद आखिर में एड उस जलती हुई बाइबल को उस मिरर से चिपका देता है। लॉरेन और जूडी भी अपने हाथों से उस मिरर को छूती है और उन तीनों की पवित्र शक्तियों से वो डीमन कमजोर होने लगता है। और देखते ही देखते उस मिरर में क्रैक्स आकर वहाँ एक छोटा सा ब्लास्ट होता है, जिससे हम व्यूअर्स को भी ये पता चलता है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, वो डीमन चला गया है। आपको बता दो दोस्तों कि इसीलिए ये केस एड और लॉरेन के करियर की सबसे खतरनाक केस थी, क्योंकि इस बार उनकी लड़ाई डीमन से किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद की फैमिली को बचाने के लिए थी। खैर, अब इसके बाद एड उस मिरर को अपने म्यूजियम में रखवा देता है और मूवी के एंडिंग सीन में हमें एक आवाज के साथ बताया जाता है कि स्मल्स फैमिली पर इस घटना का काफी बुरा असर हुआ, लेकिन फिर भी वो उस घर में 3 साल तक रहे और इस बीच उन्हें कोई भी स्पिरिट्स दिखाई नहीं दी। दूसरी तरफ कुछ समय बाद हम जूडी और टॉमी की शादी के दिन को देख पाते हैं। शादी के उसी रात एड और लॉरेन एक दूसरे के गले लगते हैं और लॉरेन अपने फ्यूचर का एक विजन देखती है, जिसमें वो अपनी लाइफ पीसफुली जी रही है, जिसका उन्होंने हमेशा से सपना देखा था। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ कॉन्जरिंग यूनिवर्स का ये आखिरी पार्ट भी यही एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही डरावने रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक डर से दूर और सच के करीब रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।